एक महिला 4 साल के बच्चे को गोद में लेकर एक तहसील के बाहर खड़ी हुई थी। उसका बच्चा एक खाने के सामान को देखकर उसकी तरफ बार बार इशारा करता है और माँ जैसे तैसे उसे समझा लेती है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं पर एक लड़का ये सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद उससे नहीं रहा जाता, वह उस सामान को खरीदकर उस बच्चे को जाकर दे देता है। अब वह महिला जब ये देखती है कि इसने उसे सामान दिला दिया है तो उसके बाद मना करने लगती है, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे मुझे अच्छे लगा करते हैं, इसी वजह से मैंने इसे दिला दिया और मैं आपसे इसके पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से उसने उस बच्चे को सामान दिलाया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम होता है अनूपशहर। अनूपशहर के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम संजना है और संजना का एक 4 साल का बच्चा है। दरअसल वह पूरी तरह से विधवा है और यहाँ पर जो संजना होती है उसके पति को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर संजना होती है वह अब घर के खर्च को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। थोड़ा बहुत वो काम भी किया करती है लेकिन अपने परिवार को चलाने लायक पैसे वो नहीं कमा पाती है। अब तभी उसे एक महिला बताती है कि तू ऐसा कर, विधवा पेंशन बनवा ले, और विधवाओं की पेंशन बन जाया करती है। तो इसके बाद वह उससे पूछने लगती है कि इसमें कुछ पैसे लगेंगे क्या। तो यहाँ पर वह महिला कहती है कि हाँ पैसे तो लगेंगे लेकिन ज्यादा पैसे नहीं है, उसके बाद जल्दी से वो रिकवर हो जाएंगे। इसके बाद जो संजना होती है वह अपनी विधवा पेंशन बनवाने का फैसला करती है और इसीलिए तहसील के ऑफिस पर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद जब वह अपने लिए पेंशन बनवाने के लिए बोलती है तो वो लोग उससे कहने लगते हैं कि ऐसा करो, कल आना, परसों आना, यानी कि बिना पैसों के वो इसे उधर उधर घुमाने लगते हैं और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये तो सरकारी मामला था और सरकारी मामला कुछ इसी तरह का हुआ करता है, अगर उनको वो पैसे दे देती तो काम एक बार में ही हो जाता। इसके बाद जो संजना होती है वह बार बार वहां पर आया करती और ऐसे ही एक दिन जब वो सुबह सुबह तहसील खुलने से पहले समय पर वहां पर आ गई थी तो उसी दौरान उसकी गोद में उसका बच्चा था और बच्चे को जब गोद में लेकर बाहर खड़ी हुई थी तो तभी साइड में एक छोटी सी दुकान होती है जिस दुकान पर बच्चों के खाने के लिए गुड़िया के बाल जो होते हैं वो बिक रहे थे। अब यहाँ पर जब बच्चा उन गुड़िया के बालों को देखता है तो उसके बाद यहाँ पर वह अपनी माँ से उन्हें लेने की जिद करने लगता है और बार बार उनकी तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन माँ की जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इसी वजह से वह मना करने लगती, कहती है नहीं बेटा इनको क्या करोगे, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है साहब, बच्चे को कहाँ समझ आ रही है कि माँ के पास पैसे नहीं है और वह बार बार उन गुड़िया के बालों की तरफ इशारा करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर संजना उसे बार बार रोकती रहती है, लेकिन तभी वहां पर एक कपिल नाम का लड़का होता है जो इस बात को नोटिस कर लेता है। कपिल जिसकी उम्र 28 साल है और वह जैसे ही देखता है कि माँ अपने बच्चे को रोक रही है, शायद इसके पास पैसे नहीं है, तो उसे उस बच्चे पर तरस आने लगता है क्योंकि वह बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तो जो कपिल होता है वह वहां से सीधा उस जगह पर आ जाता है जहां पर वह बच्चा बार बार गुड़िया के बालों की तरफ इशारा कर रहा था और उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस दुकान पर जाता है छोटी सी पर, और वहां से वो गुड़िया के बाल लेकर उस बच्चे के हाथ में थमा देता है। फिलहाल इस महिला का मुंह दूसरी तरफ था और ये पीछे से जाकर बच्चे के हाथ में वो गुड़िया के बाल दे देता है, लेकिन बच्चा जैसे उन बालों को आगे ले जाता है तो माँ देख लेती है कि इसके हाथ में कहां से आ गए और एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कपिल खड़ा हुआ था और वो कपिल को देखकर कहने लगती है कि आपने इसे ये क्यों दे दिए, अपने बालों को वापस ले लो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है कपिल, वह कहने लगता है कि रहने दीजिए, आपसे पैसे मांगे किसने हैं और ये बाल मैंने आपको नहीं दिए हैं, आपके बच्चे को दिए हैं और बच्चे मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगा करते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संजना होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वह दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो कपिल होता है वह उससे बात करना चाहता है क्योंकि उसे नहीं लग रहा कि एक माँ के पास अगर पैसे होते तो वह इस तरह से अपने बच्चे को बिना खिलाए रख सकती थी। तो इसी वजह से वह उसके हाथ में देखता है तो उसके हाथ में कुछ कागज लगे हुए थे और इसके बाद वह पूछने लगता है कि क्या आप तहसील में आई हो किसी काम से। तो यहाँ पर जो संजना होती है वो कहती है कि हाँ, तहसील में मुझे अपनी पेंशन बनवानी है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर जो अनूप होता है वो कहने लगता है कि आपकी कैसी पेंशन बननी है। तो यहाँ पर जो संजना होती है वह कहती है कि मेरी विधवा पेंशन बननी है, मेरे पति इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके बाद अगर कुछ विधवा पेंशन मिल जाए तो मेरा भी गुजारा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि बन जाएगी, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं भी इसी तरह के काम किया करता हूँ, आज मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। मैं वैसे तो जिला कार्यालय में बैठा करता हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ काम है और मैं भी थोड़ा जल्दी आ गया था, इसी वजह से मैं बाहर टहलकर समय व्यतीत कर रहा था, लेकिन आप चिंता मत करो, आपका काम मैं करवा दूंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर संजना कहती है कि सच में आप मेरा काम करवा दोगे, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी सुलाई करने के लिए तैयार नहीं है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, थोड़ी देर में ऑफिस खुल जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा काम एक बार में हो जाएगा। दरअसल कपिल को पता था कि सरकारी महकमे में काम किस तरह से हुआ करता है और इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही ऑफिस खुलता है तो यहाँ पर जो कपिल होता है वह संजना को अपने साथ लेकर सीधा उस ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर पेंशन का काम हुआ करता है और वहां पर जाकर उन कागजों को दिखाने के बाद उनसे कहने लगता है कि भाई इनकी पेंशन बंधनी है और ये मेरी जानने वाली है। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति उसकी पेंशन बांधा करता था वह कपिल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि देखो भाई, रेट तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन स्टाफ के लिए 500 रुपए है तो 500 रुपए तो तुम्हें देने ही होंगे। इस बात को सुनकर कपिल मुस्कुराता है और अपने पास से 500 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वह फौरन से कागजों पर कार्रवाई करता है और कार्रवाई करने के बाद उसकी जो पेंशन की प्रक्रिया होती है वह आगे की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर संजना जब ये देखती है कि इसने 500 रुपए दे दिए हैं और इसका काम होना अभी से स्टार्ट हो गया है तो उसे एकदम से विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह काफी ज्यादा इस बात से परेशान थी, लेकिन आज एक साथ में उसका काम हो गया। इसके बाद जब वहां पर काम कंप्लीट हो जाता है तो कपिल उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, अपने घर चले जाओ और 3 दिन बाद यहाँ पर आकर पता कर लेना और मैं भी तुम्हें यहीं पर मिलूंगा और तुम्हारा 3 दिन बाद काम हो ही जाएगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो संजना होती है उसे वह भेज देता है और संजना भी वहां से जाते हुए उसका धन्यवाद करती है, कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर जब संजना जाने लगती है तो तभी यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि सुनिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैं आपसे फोन कर लूंगा और फोन करने के बाद मैं आपको याद दिला दूंगा, कहीं आप इस बात को भूल जाओ। तभी यहाँ पर जो संजना होती है वो कहने लगती है कि वो दरअसल मेरे पास फोन नहीं है, मेरा फोन खराब हो गया है और उसको बनवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरा नंबर तो कोई नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उस दिन भी इतनी ही जल्दी आ जाऊंगी और यहीं पर मैं आपको मिल जाऊंगी। ऐसा कहकर संजना अपने बच्चे को लेकर उसका धन्यवाद करके वहां से अपने घर चली जाती है और इधर जो कपिल होता है वह अपने काम धंधे में लगकर उसके बाद उस काम को करके वहां से वापस उसी शहर में चला जाता है जहां पर वो काम किया करता था। धीरे धीरे 3 दिन कंप्लीट होते हैं, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर जो कपिल होता है वह बार बार संजना के बारे में सोचा करता, उसकी बेबसी और मजबूरी को देखा करता और सोचता है कि ये तो बेचारी बड़ी परेशान है और क्या होगा इसका। इस बात को सोच सोचकर उसे मन ही मन न जाने क्या बेचैनी सी हो जाती है और वह 3 दिन का जल्द से जल्द आने का वेट करने लगता है। जैसे 3 दिन कंप्लीट होते हैं तो तीसरे दिन जो कपिल होता है वह आज और भी जल्दी सीधा इस कार्यालय पर आ जाता है और आज वह स्पेशल संजना के लिए यहाँ पर आया था, उसे वैसा कोई यहाँ पर काम नहीं था। जैसे यहाँ पर कपिल आकर उसका वेट करता रहता है तो थोड़ी देर में एक ऑटो से उतरकर संजना भी वहां पर आ जाती है, लेकिन आज संजना के चेहरे पर एक अलग सी चिंता उसे दिखाई देती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या परेशानी है, क्योंकि पहले तो इतनी गहरी चिंता इसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बाद यहाँ पर जब संजना ऑटो से उतरकर तहसील के गेट के सामने जाती है तो तभी जो कपिल होता है एकदम से उसके पास आ जाता है और यहाँ पर उसने पहले ही बच्चे के लिए ढेर सारी चॉकलेट, कुरकुरे, नमकीन वगैरह खरीद रखे थे, क्योंकि उसे पता था कि ये पूरी तरह से बेसहारा है। यहाँ पर जब संजना इन सामानों को देखती है तो उससे मना करने लगती है, कहती है कि आप इतना क्यों कर रहे हो, वही काफी है जो आपने हमारी पेंशन बनवा दी है और पैसे भी आपने ही दे दिए हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, मेरी जब पेंशन आ जाएगी तो आपको मैं पैसे जरूर दे दूंगी। यहाँ पर जो कपिल होता है मुस्कुराने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो पैसा मैं कमा ही लिया करता हूँ कि किसी मजबूर की मदद कर सकूं। ये बात संजना को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर अब तक उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जैसा अक्सर उसके साथ हो जाया करता था। लोग पेंशन बनवाने के बहाने से बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें उसके साथ कर दिया करते थे। संजना को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इसीलिए संजना को कपिल का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद जो कपिल होता है फिलहाल उसे अपने साथ लेकर उस ऑफिस में चला जाता है जहां पर पेंशन का काम होना था और उसके काम को करवाकर जब वह वहां से वापस लौटता है तो उससे कहने लगता है कि चलो कहीं पर चाय पीते हैं और आपस में कुछ बातें करेंगे, मुझे भी जानना है तुम्हारे बारे में कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। अब जो संजना होती है वह उससे मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसने उसकी पेंशन का काम करवा दिया था। इसके बाद कपिल और संजना एक पास ही के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। संजना का बेटा भी एक टेबल पर बैठ गया था और कपिल ने जब पहले उसे खाने पीने का सामान दिला दिया था तो अब उसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। यहाँ पर वो लोग चाय का ऑर्डर करते हैं और थोड़ी देर में उनके लिए चाय भी आ जाती है। चाय पर बैठते समय यहाँ पर जो कपिल होता है वह पूछने लगता है कि संजना, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ। तो जो संजना होती है वो कहती है कि बुरा मानने वाली कौन सी बात है, जो है सो है, और आपकी बात का तो वैसे भी बुरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने मेरी वो समस्या का समाधान कर दिया जिसके लिए मैं काफी दिनों से परेशान थी। तो कपिल कहता है कि फिर बताओ तो क्या परेशानी है तुम्हें। तो यहाँ पर जो संजना होती है वो एकदम से उदास सी हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी जो मकान मालकिन है उसने मुझे डेडलाइन दे दी है 2 दिन बाद की, और 2 दिन बाद वो मुझे कमरा खाली करने के लिए बोल रही है।
अब मैं शहर के अंदर तो रहा करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना किराया नहीं है जिस किराए से मैं उस मकान के अंदर रह सकूं। 2 महीने से मैं अपना किराया नहीं भर पाई हूँ और इस बार उसने कह दिया है कि या तो किराया दे दो वरना इस कमरे को खाली कर दो। इस बात को कहते हुए यहाँ पर संजना पूरी तरह से उदास हो जाती है और उसके बाद जो कपिल होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये बताओ कि उसका कितना किराया है, मैं तुम्हें किराया दे देता हूँ। अब इस बात को सुनकर संजना मना करने लगती है, लेकिन कपिल जिद करके उसे पूछने लगता है कि बताओ कितना किराया बकाया है। उसके बाद संजना कहती है कि वैसे तो किराया 2000 रुपए बकाया है, लेकिन आप मुझे किराया ना दो, क्योंकि यहाँ पर मैं इस बार तो उस किराए को दे दूंगी, लेकिन बाद में कहाँ से दूंगी। अगर आप करना ही चाहते हो तो मुझे कहीं कोई काम दिला दो ताकि मैं अपने बच्चे का और अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें काम ही चाहिए तो तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा और मेरे साथ बुलंद शहर चलो, क्योंकि वहां पर मैं तुम्हें कोई ना कोई काम तो ऐसा दिलाई दूंगा जिस काम से तुम्हारा जीवन व्यतीत हो सकता है और वहीं पर तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दूंगा और ज्यादा किराया भी वहां पर नहीं लगेगा। अब इस बात को सुनकर संजना थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद उसके साथ चलने के लिए हामी भर देती है। तो यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम कल मुझे यहीं पर मिल जाना और तुम्हारा जो भी सामान है उस सभी को ले आना, मैं तुम्हें यहीं से ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं इतने किराए का कमरा भी ढूंढ लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कपिल होता है वह वहां से वापस चला जाता है और संजना जो होती है वह वहां से अपने मकान मालिक के पास चली जाती है उन 2000 रुपयों को लेकर। यहाँ पर जो संजना होती है उन 2000 रुपयों को अपनी मकान मालकिन को देती है और देने के बाद कहने लगती है कि ठीक है, ये अब तक का आपका किराया हो गया है और इसके बाद मैं आपका कमरा खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे शहर जाना है और वहीं पर मुझे काम मिल गया है। ऐसा कहकर वह उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह देती है और अपने सामान की पैकिंग करने लगती है। दूसरे दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो संजना होती है वो अपने सारे छोटे मोटे सामान को पैक करके उसी जगह पर मिलती है जिस जगह के लिए कपिल ने कहा था और कपिल वहीं पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। इसके बाद संजना उस गाड़ी में बैठती है अपने बच्चे के साथ, क्योंकि अब तक संजना को विश्वास हो गया था कि ये काफी भला इंसान है और ये मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। जैसे वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से बुलंदशहर के लिए जाने लगते हैं तो तभी यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहने लगता है, देखिए फिलहाल मुझे किराए का कमरा तो मिला नहीं है, लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा है जिसके अंदर मैं रहा करता हूँ और उसके अंदर एक सेपरेट पोर्शन भी है जो हम लोगों ने किराए के लिए ही बनाया था, लेकिन फिलहाल वो खाली है, तो तुम उसके अंदर रह सकती हो अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। यहाँ पर संजना पहले तो हिचकती है, लेकिन जब वो कहता है कि सेपरेट पोर्शन है तो उसके बाद वह भी कह देती है कि ठीक है, मैं वहां पर रह लूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद कपिल संजना को अपने घर में ही शिफ्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही संजना कपिल के घर में देखती है कि उसकी फैमिली कहाँ है तो उसे कोई फैमिली नहीं मिलती, केवल उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र भी उसके बच्चे के बराबर ही थी। अब इसे देखकर वह हैरान हो जाती है। स्टार्टिंग में सोचने लगती है कि शायद इसकी पत्नी के मायके वगैरह गई होगी, लेकिन धीरे धीरे जब 4 से 5 दिन बीत जाते हैं तब तक भी उनके घर में केवल एक बच्चा ही मिलता है। और उसके बाद एक दिन जब कपिल वापस लौटता है काम से तो उसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पर कपिल हंसते हुए कहता है कि हाँ बताओ क्या पूछना है। तो उसके बाद संजना कहने लगती है कि वो आपकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है आपकी पत्नी। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो कपिल होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। संजना समझ जाती है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, इसी वजह से इस तरह से रो रहा है और उसके बाद उसे संभालने लगती है। कहती है देखिए रोइए मत, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पति भी एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर कोई भी बात है अगर हम उसे किसी दूसरे से साझा करते हैं तो उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। इस तरह से अपने दिमाग में उस चीज को घुमाओ मत बार बार। तो यहाँ पर जो कपिल होता है थोड़ी देर में वह भी शांत हो जाता है और उसे बता देता है कि मेरी पत्नी आज से 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसके बाद से अपने बच्चे की परवरिश मैं ही कर रहा हूँ। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और जब भी मुझे उसकी याद आया करती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को देखकर थोड़ा सा धैर्य बांधता हूँ और सोचता हूँ कि इसके लिए तो मुझे जिंदगी जीनी ही होगी। यहाँ पर दोनों की कहानी एक जैसी थी और उसके बाद यहाँ पर जो संजना होती है वो कहने लगती है देखिए आप किराया भी मुझसे नहीं ले रहे तो क्या मैं आपके घर का खाना बना सकती हूँ। तो यहाँ पर जो कपिल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप बेशक से खाना बनाओ और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। संजना उसके घर का खाना बनाने लगती है। जब भी वह ड्यूटी से वापस लौटा करता तो अच्छे से उसका वेलकम किया करती और उसे पानी वगैरह लाकर दे दिया करती। कपिल की जिंदगी भी पूरी आसान हो गई थी, क्योंकि अब तक बच्चे की उसे टेंशन रहा करती और लेकिन जब से संजना इस घर के अंदर रहने लगी है तो उसके बाद बच्चे को भी माँ का प्यार मिलने लगा है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 से 2 महीने बीतते हैं, लेकिन 1-2 महीने के अंदर जो संजना के ससुराल वाले होते हैं उन्हें इस बारे में पता चल जाता है कि उनके घर की जो बहू है वह एक लड़के के साथ उसके घर में रह रही है और ये तो बहुत ही बदनामी का काम है। इसी वजह से वो लोग सीधा संजना के उस घर पर आ जाते हैं और वहां पर आकर संजना को धमकाने लगते हैं। सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह जब कपिल देखता है कि संजना को वो लोग धमका रहे हैं तो उसके बाद एकदम से बीच में आता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो संजना के देवर जेठ होते हैं वो एकदम से कपिल पर पिटाई लगाने लगते हैं।
जब कपिल को उसके घर के अंदर ही पीटा जाता है तो उसके बाद पड़ोस का ही एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस यहाँ पर आकर इन सभी को अलग अलग करती है। उसके बाद वह पूछने लगती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर इसके घर पर आकर हमला क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद संजना के ससुराल वाले कहने लगते हैं कि हमारे घर की बहू है और ये यहाँ पर रह रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जब इसे समझा रहे थे तो बीच में आया तो इसी वजह से इससे हाथापाई हो गई। लेकिन तभी यहाँ पर जो संजना होती है, जो अब तक इन सभी बातों को चुपचाप सहन कर रही थी, वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वालों से कहने लगती है कि साहब मैं इनकी कैसी बहू हूँ। जब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो उसके बाद इन्होंने मुझे अपने साथ रखने से ही मना कर दिया, क्योंकि जब मेरे पति इस दुनिया से गए थे तो उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे अपने साथ रख लो, क्योंकि आपके बेटे का ही बेटा मेरे पास है तो इसी वजह से ये आपका ही वंश हुआ, तो इसे अपने पास रखो। लेकिन इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि जब तुम्हारे पति नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। इसमें मेरी गलती ही क्या थी, क्योंकि ये लोग गांव में रहा करते थे और मेरे पति ने मुझे शहर में रख दिया ये कहकर कि मैं वहीं पर काम किया करता हूं, तो वहां से आने जाने में काफी समय व्यतीत हुआ करता है, तो यहीं से काम कर लेते हैं। अब आप ये बताओ कि ये कैसे ससुराल वाले हुए जो आज ये हक जमाने के लिए आ गए, इनकी बदनामी भी हो रही है और ऊपर से ऐसे आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसने इतने दिनों से ना तो मुझे कभी ऐसी गलत निगाहों से देखा है और ना ही मेरे साथ कुछ ऐसा अजीबोगरीब करने की कोशिश की है। इस बात को कहते हुए संजना फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वालों को भी ये बात समझ में आ जाती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह वहां पर उन लोगों को समझाने लगते हैं, उसके ससुराल वालों को, और कहते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो तुम इसे अपने साथ रखो, वहां पर तुम्हारे साथ रह लेगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो देवर जेठ होते हैं वो कहते हैं कि हम इसे अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और इसे अलग से रहना होगा। ये बात अब पुलिस वालों को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो कहने लगते हैं कि ये कौन सी बात हुई, ना तो तुम इसे किसी के साथ रहने दे रहे हो और ना ही इसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो, ये बेचारे क्यों सजा भुगते। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं वो एकदम से चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो संजना की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं कि देखो, कह तो ये भी ठीक रहे हैं, सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भले ही कानून में इसकी अनुमति दे दी गई हो। अगर तुम लोगों को एक साथ रहना है तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो, जब भी तुम दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कपिल होता है संजना की तरफ देखता है और संजना कपिल की तरफ देखती है। आंखों ही आंखों में उनमें कुछ ऐसा इशारा होता है। उसके बाद दोनों एक साथ कहने लगते हैं कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप हमारी शादी करा दो, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम अपने दोनों बच्चों को एक साथ मिलकर पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन दोनों को एक साथ थाने में ले जाते हैं और वहां पर विधि विधान तरीके से उन दोनों की शादी कराई जाती है। एक मंदिर में ले जाकर उनके फेरे भी डलवाए जाते हैं। शादी होने के बाद आज तक भी संजना और कपिल एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।